जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। स्वागत है आपका श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। और आज जो है सी टेट एसएसटी के लिए सी टेट एसएसटी में एनसीईआरटी चल रहा है आपका, और टीआरई 4.0 के लिए ये हिस्ट्री सब्जेक्ट का अध्याय 4 चल रहा है। और अध्याय 4 क्या है, इसमें क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। किताबें और कब्रें हमें क्या सिखाती हैं, क्या बताती हैं, वो क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, इनके बारे में आइए जानते हैं। और अब जो है क्लास थोड़ा तेज़ी से भी चलेगा और ज़्यादा आएगा आपके पास वीडियो, क्योंकि सी टेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। 14 दिसंबर को आपका डेट क्लियर हो गया है, 14 दिसंबर को सी टेट का। ठीक है, और उसके बाद अभी मैराथन ला देंगे, और सेट 1 सेट 2 मॉक टेस्ट ला देंगे आपका सीडीपी का। उसके अलावा सीडीपी हो गया, फिर एसएसटी का जो है ये इसका पेडागोजी स्पेशल, एसएसटी का पेडागोजी इसका चला देंगे क्लास। फिर सीडीपी का हो गया थ्योरी, थोड़ा आपको पढ़ा देंगे सीडीपी। फिर हिंदी संस्कृत जिसका है, देखिए सी टेट में हम वही पढ़ा सकते हैं जिसका सब्जेक्ट देखिए हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है, लैंग्वेज 1 2 हिंदी इंग्लिश और संस्कृत जिसने रखा है वही मेरा लैंग्वेज वाला क्लास कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन उनको ही ज़्यादा छूटेगा जो है, तो इसका भी दे देंगे, इसका हो गया। उसके अलावा 2 वीडियो या ज़्यादा देर का बनाना पड़े तो बनाएंगे, लेकिन ये सब आपका एसएसटी पूरा अच्छा से 60 नंबर का जो है तैयारी करवाएंगे। इसमें पेडागोजी भी बहुत अच्छा से एकदम अच्छा तरह से जो है पीपीटी तैयार कर लिए हैं, थोड़ा सा और उसमें बाकी है ऐड करना, उसको आपको बता देंगे। 60 नंबर का ये हो गया। फिर सीडीपी का हो गया 30 नंबर का, इसका ये आपका क्लास जो है देंगे। सीडीपी का भी हो गया है तैयार, थोड़ा सा है, ये हो गया। ये सब का हो सकता है मैराथन भी चला दें, ये हो गया। और बहुत ही बेस्ट तरीक़ा से, बहुत अच्छे तरीके से, और इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी ये सब विषय का जो है एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है, इसी से आएगा आपका, पूछेगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए अब पुस्तकालय में मेरी शुरू करते हैं क्लास। पुस्तकालय में मेरी जैसी ही घंटी बजी, क्या बोलते हैं, पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ठीक है, पुस्तकालय में मेरी ये नाम है, क्रिश्चियन है ये लड़की। ठीक है, मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी, मोटी मोटी किताबों से भरी थी, जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी ने सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। ठीक है, शिक्षक ने बताया वेदों का जो है भी एक संग्रह है उस अलमारी में, तो क्या वेदों के बारे में तुम्हें पता है। तो वो सोचने लगी वेद क्या है। आगे क्या है देखिए, दुनिया का जो सबसे पुराना सबसे प्राचीनतम साहित्य है वे वेद हैं। स्रोतों में एक है वेद। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ये चारों क्या है, सबसे पुराना है, ये वेद है। ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद की रचना कब हुई है, तो 3500 साल पहले हुई है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, सूक्त का मतलब, यहाँ ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रथाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। और ऋग्वेद में क्या है, 1000 से ज़्यादा प्रथाएं हैं। प्रथा जो चालू हुआ है पहले से, 1000 से ज़्यादा प्रथाएं हैं, कानून नियम, प्रथाएं ने प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थना। ठीक है, ऋग्वेद में सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। और सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया। जो वाणी अच्छी तरह से बोला जाता है वो सूक्ति बन जाता है। सूक्त होता है ना, सूक्ति बोलो कुछ
स्कूल के दिनों में क्या होता था, सुक्ति बोला जाता था, वही सूक्त। तो सुक्ति सुक्ति बना है। तो क्या होता है सुक्ति, जैसे कि सुक्ति मतलब हो गया एक अनमोल वचन, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशनल हो, मीठा हो, सुरीला हो, अच्छा हो, तरोताजा हो, ठीक है, जिससे प्रेरणा मिले, प्रेरणार्थक शब्द, ठीक है। तो उसे सूक्त बोलने का जो है एक अच्छी तरह से जब बोला जाता है उसको क्या कहता है, सूक्त। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। और स्तुति में जब भी बोलेंगे देवी देवता के प्रति तो शब्द तो निकलेंगे अच्छे अच्छे। तो इसीलिए उसको रचने के क्रम में ही उसको क्या बोला गया, सूक्त, ठीक है। सूक्त स्तुति को रचने के क्रम में ही सूक्त की रचना हुई और उसी का निर्माण हुआ और वही चल गया। शब्द जो है अच्छे वाणी ही सूक्त बन गया। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से 3 देवता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीनतम 3 देवता कौन कौन से हैं, अग्नि है, इंद्र और सोम, ठीक है। अग्निदेव और सोमदेव, ठीक है। और उसके अलावा ये इंद्र, अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता। प्राचीन काल में युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, बहुत ही महत्व रहा है उसका, और इसीलिए इंद्र का देवता को महत्वपूर्ण माना जाता था, युद्ध के देवता इंद्र को। क्योंकि युद्ध में जीत हार होता था तो उसके पहले, युद्ध में जाने से पहले क्या होता था कि इंद्र देवता को पुकार लिया जाता था, उनका स्मरण कर लिया जाता था ताकि वह युद्ध में विजयी हो सके। सोम जो पौधा है, एक सोम जो है, सोम रस भी होता है, पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, ठीक है। सोम रस बनाया जाता है, पीने योग्य होता है और बहुत ही अच्छा होता है। आगे देखिए, और बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रायः कभी कभी इसका जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, हमेशा नहीं। एक ये जैसे अभी के ज़माने में नशीला पदार्थ होता है, उस ज़माने में ये आनंद के लिए पिए जाते थे, और सोमरस, ठीक है। आगे देखिए, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। और वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने किया था, तो ऋषियों ने किया था। 1000 प्रार्थनाएं थे और 3500 इसमें जो है अथर्ववेद, चारों वेद में 3500 वर्ष पहले चारों वेद की रचना हुई है। इसमें से ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुआ है, ठीक है। अब देखिए, वैदिक रचनाओं ऋषि ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। आचार्य जो होते थे विद्यार्थियों के, उनको शब्दों, अक्षरों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ करवाता था प्रार्थनाओं का, ठीक है। वैदिक प्रार्थनाओं का रचना ऋषि ने किया था और आचार्य ने इन प्रार्थनाओं को जो है सस्वर पाठ याद करवाता था, बोल के, शब्द से, वाक्य में बांटकर, अक्षर को पहचानवा कर। इस तरह धीरे धीरे क्या है कि प्रार्थनाओं का भी रचना ज्ञान देने लगा, रचना करने के बाद। और कंठस्थ प्रार्थना क्या होता था, कंठस्थ होना। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, और अधिकांश सूक्तों का रचयिता कौन था, पुरुष था, ठीक है। सीखने और सिखाने वाले कौन होते थे, पुरुष होते थे। तो यहाँ एक बड़ा ही रूढ़िवादिता देखने को मिली है कि रूढ़िवादी किस्म के ये हैं शिक्षा, ये रूढ़िवादी धारणा को जो है प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या बोल रहे हैं, अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले, ठीक है। रचने वाला, सीखने वाला और सिखाने वाले भी सभी क्या होते थे, पुरुष होते थे, ठीक है। सूक्त का जो रचना करता था, जो सूक्त की रचना को सिखाता था, रचना करने सिखाता था, या जो सीखता था, ठीक है, कुछ ये सभी पुरुष होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। जब पुरुषों का इतना भंडार चलने लगा, बहुत सारा हो गया सूक्त का भंडार, ठीक है, हजारों हजार सूक्त लिखकर रच के रख दिया, तब महिलाओं ने एक दूसरे का पढ़ के लिखना चालू की होगी। महिलाओं ने भी सोचा कि पुरुष अगर कर सकते तो हम भी क्यों नहीं। तो धीरे धीरे महिलाओं ने भी रचना शुरू की सूक्त की, और क्योंकि उनके पास भी भावना है, फीलिंग है, इमोशंस है, फिर भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं, उनको उनकी स्तुति करते हैं। तो लड़कियां तो और अच्छी तरह से महिलाएं गा सकती हैं, स्तुति कर सकती हैं। तो इन्हीं क्रम में क्या होता है कि प्रार्थनाओं का रचना होते चला जाता है, ठीक है। ऋग्वेद की भाषा
प्राकृतिक है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऋग्वेद की रचना प्राक या वैदिक संस्कृत, ठीक है, वैदिक संस्कृत में की गई है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। स्कूल में जो हम सब संस्कृत पढ़ते हैं उससे थोड़ा जो है प्राक संस्कृत ये अलग है, थोड़ा भिन्न है, अलग तरीके से रचा गया है। ऋग्वेद को अलग तरीके के संस्कृत प्राक संस्कृत से रचा गया है ऋग्वेद को। ठीक है, आगे देखिए। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत और यूरोप, ठीक है, संस्कृत भाषा भारत यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, देखिए भारत की कई भाषाएं भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, भारत और यूरोपी भाषा परिवार का हिस्सा है कौन? संस्कृत भाषा। ठीक है, कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंद, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं। ये हो गया भारतीय भाषा, भारत की भाषा हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, असमिया, गुजराती, ये हो गया भारतीय भाषा। और एशियाई भाषा, एशिया की भाषा जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं। यूरोप की कौन कौन सी भाषा? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो एशियाई भाषा जो है, ये एशियाई भाषा परिवार कौन कौन से हो गए? स्पेनिश, इतालवी, यूनानी, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी। ठीक है, ये सब भाषा है। फारसी तथा यूरोप की भाषा, बहुत सारी भाषा हो गया। फारसी और यूरोप की बहुत सारी भाषा हो गया, ये एशियाई भाषा हुआ। ठीक है, अंग्रेजी, फ्रांसीसी हो गया आपका यूरोपीय भाषा, ये एशियाई भाषा। आगे देखिए क्या है, इसी परिवार से जुड़ी हुई है, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। शुरू में कई शब्द जो है एक जैसा था। उदाहरण के लिए मातृ, संस्कृत माँ, हिंदी माँ हिंदी में हुआ, मातृ हो गया संस्कृत में। ठीक है, आदर और मदर अंग्रेजी में, और मदर अंग्रेजी में शब्द को जो है समानता पाया जाता है। ठीक है, मातृ, माँ, मदर। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आई? तो इसमें समानता देखिए, माँ 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 और माँ, माँ हो गया और द और त, ये हो गया क्या? समानता हो गया लगभग। आगे देखिए क्या है, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषा बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़, ये क्या है? पूर्व उत्तर में जो है तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। पूर्व और उत्तर में कौन सा भाषा परिवार बोला जाता? तिब्बत और बर्मा। ठीक है, पूर्व उत्तर में तिब्बत है और बर्मा है, इसीलिए तिब्बती और बर्मा भाषा परिवार का भाषा बोली जाती है। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, द्रविड़, कन्नड़। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो द्रविड़ भाषा परिवार का भाषा कौन है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। द्रविड़ मतलब दक्षिण भाषा परिवार, दक्षिण भारतीय भाषा परिवार हो गया मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। ठीक है, तिब्बत बर्मा भाषा परिवार हो गया आपका पूर्वोत्तर प्रदेशों में। असम हो गया, ये असमिया हो गया, बर्मी हो गया, उधर बांग्लादेश नहीं, तिब्बत का हो गया, चीन का हो गया, नेपाल का, ये सब पूर्वोत्तर प्रदेश हो गया। असम हो गया, फिर नागालैंड हो गया आपका, मिजोरम, म्यांमार, ये सब, मणिपुर, मेघालय, ये जो 7 सिस्टर है वो सब आ जाएंगे आपका ये पूर्वोत्तर प्रदेशों की भाषा परिवार तिब्बत बर्मा भाषा परिवार में। आगे देखिए, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं
ऑस्ट्रिया एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी है। और झारखंड में कौन कौन से है, कौन भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है झारखंड में? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक मध्य भारत और झारखंड में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का है ये भाषा, ये चलता है यहाँ पे। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार चलता है झारखंड और मध्य भारत में। आगे देखिए, उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके पास भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। यहाँ बोल रहे हैं कि जो भाषा आज तक आपने सुना है, सुना हुआ भाषा का जो है एक बनाना है, पहचान के एक सूची बनाना है सुना हुआ भाषा का। जैसे बंगाली सुने हैं, भोजपुरी, बंगाली भोजपुरी, और क्या है, बंगाली भोजपुरी, हिंदी तो हुआ ही है। फिर उड़िया भी सुने हैं, ठीक है, ये बंगाली से हल्का मिलता जुलता है। असमिया भी सुने हैं, असमिया भी हल्का बंगाली से मिलता जुलता है हल्का, ठीक है, असमिया, उड़िया, ठीक है, ये सब भाषा सुने हुए हैं। खोरठा हो गया आपका, ये अलग हो गया, ये क्षेत्रीय भाषा हुआ। फिर मराठी सुने हैं। हाँ, तो अब आगे देखिए, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। उच्चारण, ऋग्वेद को उच्चारित करके पढ़ा जाता था ताकि दूसरा भी सुन सके। उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था, ठीक है। उच्चारण श्रवण किया जाता था, नहीं कि पढ़ा जाता था, ठीक है। डायरेक्ट नहीं पढ़ा जाता था, होता है ना, स्मूथली पढ़ते जाओ, उसका अर्थ समझ में आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, वो रीडिंग नहीं, पढ़ता था, श्रवण किया जाता था, उच्चारण करके पढ़ा। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। और जब ऋग्वेद का जो है रचना होने के बाद, रचना के कई सदियों बाद जो है इसे पहली बार ऋग्वेद को लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इसको छापने का काम 200 साल पहले हुआ है, और जबकि ऋग्वेद का जो है रचना हुआ था 3500 साल पहले, और इसको लिखा गया है, फिर इसका छापा लिखा गया 200 साल पहले, ठीक है, बहुत साल बाद। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? और इतिहासकार जो है ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। भौतिक अवशेष के अलावा क्या है? भौतिक अवशेष जो प्राप्त हुआ है, भौतिक अवशेष हुआ, उसके अलावा लिखित अवशेष, जो चीज़ें मिली उसे भौतिक अवशेष, और लिखित अवशेष हुआ, लिखा हुआ जो मिला, ये शिलाखंड पे अभिलेख जो मिला है। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। ऋग्वेद का जो है सूक्ति जो है, जो अच्छे विचार हैं, उसका अच्छे विचारों का वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ, विश्वामित्र और देवियों के रूप में पूजा जाने वाला दो नदियाँ हैं, ब्यास और सतलुज। सतलुज और ब्यास नदी जो है पूजने योग्य हैं थे, और हैं बीच के यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है, और बीच का यह संवाद जो है ऐसे ही सूक्त का अंश है। सूक्ति का जो है एक मात्र अंश है, हल्का सा। इन दोनों नदियों को मानचित्र, इन दोनों नदी को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में खोजें तथा फिर पढ़ें। यह है ऋग्वेद की पांडुलिपि, ठीक है, एक पांडुलिपि का पन्ना है ये ऋग्वेद, ये ऋग्वेद का रचना है, किया हुआ रचना है। बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया है। ये क्या है? बुर्ज का वृक्ष का छाल पे लिखा गया ऋग्वेद को। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया, और 150 साल पहले, अभी से 150 साल पहले ही ऋग्वेद को छापने के लिए उपयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ, और इसी जो है पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए चाहा, और इसी का अनुवाद अंग्रेजी, इसी से अंग्रेजी का अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, और ये बुर्ज का छाल पे जो लिखा गया है ये पांडुलिपि, ये पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में है सुरक्षित। आगे देखिए, विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियाँ, देखिए क्या कहते हैं, हे नदियों, अपने
बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ, नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथ को की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो विश्वामित्र ने क्या कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, यानी कि सतलुज और कौन सा नदी था, ब्यास, ब्यास और सतलुज नदी। तो बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह है। ब्यास और सतलुज नदी दो दमकती गायों की तरह है जो स्फूर्ते घोड़ों की चाल से, फुर्तीले यानी कि फुर्तीले दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ, और बहुत तेज गति से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ठीक है, आगे देखिए नदियाँ। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। ठीक है, तो जवाब में नदियाँ क्या कहते हैं कि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। ठीक है, हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र, हे बहनों, तुम गायक। आगे यहाँ क्या है, नदियों के बारे में। नदियाँ कहते हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी। ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ा और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। जहाँ ऋषि रहता था जिस क्षेत्र में, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ा और गायों से की गई। और नदी का तुलना घोड़ा और गाय से किया गया है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्ति को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद का प्रार्थना में। आगे देखिए, गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, और गंगा और यमुना का जो उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में। और सरस्वती, सिंधु, ये सब का उल्लेख हुआ है कई बार। आगे देखिए, मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। और इसमें क्या कहा गया है कि 5 नदियों का सूची बनाना बोल रहा है जिनका जो है ऋग्वेद में उल्लेख नाम नहीं है। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है कि 5 नदी का सूची बनाने बोला है। ठीक है 5 नदी के बारे में जो कि ऋग्वेद में उसका उल्लेख नहीं है। तो आपका जो है सिंधु सरस्वती का है जिक्र, और गंगा और उसकी सहायक नदियों का जिक्र है। गंगा यमुना का भी जिक्र है एक अखबार। ठीक है, अब आगे देखिए उसका सूची कौन कौन से। लगभग ब्रह्मपुत्र पहले नंबर, जो कि नेपाल से होते हुए ये भी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत की पठार से। उसके बाद ये हो गया ये ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि इसको दिहांग नदी भी कहा जाता है। दिबांग नदी वहाँ तिब्बत में कहा जाता है। उसके बाद जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो वहाँ दिबांग नदी कहा जाता है। और उसके बाद जैसे ही असम में प्रवेश करता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में, तब इसको ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिया जाता है। आगे देखिए, यही आगे जाके जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे नर्मदा नदी, ठीक है, जो कि अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी ये भी अरब सागर में गिरती है। गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र, नासिक के महाराष्ट्र से ये गोदावरी हो गया। फिर कावेरी हो गया। कावेरी नदी दक्षिण भारत में, कृष्णा नदी, ये सब का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। ठीक है, 5-6 और कई सारे हो जाएंगे जो कि ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। तो यहाँ 5 ही पूछा है। आगे देखिए क्या कहता है, मवेशी, घोड़े और रथ।
मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है, मवेशी, घोड़े और रथ। रथ को चलाने के लिए घोड़े होते थे, ठीक है। मवेशियों में घोड़े, बच्चे जो कि पुत्र होते थे, बेटा, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना होता था। पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम लाया जाता था, और लड़ाई में भी रथ खींचने का काम लाया जाता था। लंबी दूरी तय करने के लिए भी जो है रथ का काम घोड़ों का आता था रथ में। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे मवेशी, और इसी लड़ाई में मवेशी को जीत कर लाता था, क्योंकि पहले जो है मवेशी उनका जो है आम पूंजी हुआ करता था। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, और लड़ाई ज़मीन जायदाद के लिए भी लड़ा जाता था। अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उगाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। पानी के स्रोत के लिए भी और बंदी बनाने के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती थी, और अच्छा चारागाह के लिए भी लड़ाई लड़के उसे जीत लिया जाता था। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो जो युद्ध में जीता गया धन था, पहले सरदार रखता था, फिर पुरोहित रखता था, उसके बाद आम लोग में बांट दिया जाता था। आम लोगों में बांट दिया जाता। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। घी, अनाज और जानवरों की भी आहुति दी जाती थी यज्ञ में। पहले देखिए, घी, अनाज के अलावा आहुति दी जाती थी मवेशियों की, जानवरों की। आगे अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। पुरुष युद्ध में भाग लेता था। कई अस्थायी सेना नहीं होती थी, कोई अस्थायी सेना नहीं होता था, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, और सभा लगता था मिलने जुलने के लिए। युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे, और युद्ध के विषय में और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। सभा में मिलता था, मीटिंग होती थी। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा थे, ठीक है। और जो बहादुर और कुशल योद्धा होता था, सबसे आगे उसी को रखता था, और वही सबसे पहले युद्ध में जीता गया चीज़ को रखता था अपने पास। कुछ भाग सरदार यानी उनका जो है युद्ध का सेनापति हुआ करता था। लोगों का वर्गीकरण काम, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। लोगों का वर्गीकरण जो बांटा जाता था, उसके काम से, उसकी भाषा से। उसका भाषा अलग है तो वो अलग समुदाय से है, उसका परिवार भी अलग है तो वो अलग समुदाय से है, उसका समुदाय अलग है तो वो अलग ग्रुप का है। इस तरह धीरे धीरे वो बांटा करते थे। निवास स्थान अलग है तो इससे भी उस सबको अलग, और उसकी सांस्कृतिक परंपरा भी अलग है, तो इसके आधार पर उस सबको जो है बांटा जाता था, अलग रखा जाता था, एक दूसरे से अलग भिन्न मान लिया जाता था। इसी के आधार पर बांटा जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा, पुरोहित और राजा, ठीक है। दो लोग में पहले बांट लिया जाता था ये ऋग्वेद में। विशेषता बताने वाले ये पुरोहित, राजा, ये हो गया शब्द कुछ ऋग्वेद में उल्लेखित। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियां महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा नहीं हुआ करता था, बस नॉर्मल ही राजा बनता था। थोड़ा उसमें विशेष गुण होना चाहिए, उसके अलावा वो जो है राजा बन जाता था, और उसके मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा अपने आप नहीं बनता था, ठीक है। जिसमें ऐसा विशेष गुण पाया जाता था उसे ही राजा बनाया जाता था। महल में भी नहीं रहता था पहले का राजा, नहीं कर वसूलता था, नहीं सेना था, ये सब काफ़ी शक्तिशाली नहीं था, नॉर्मल से थोड़ा सा विशेष, ठीक है।
आगे क्या कहते हैं कि पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो, यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जनता के लिए जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषा में आज भी होता है, और जन से जनता बना है, अन्य भाषा में भी इसका प्रयोग होता है। दूसरा था विश, ठीक है, समुदाय को विश कहा जाता था। विश, समुदाय को क्या कहते थे, विश। समुदाय के लिए विश शब्द का प्रयोग होता था, जिसे वैश्य शब्द निकाला है, जिससे वैश्य शब्द निकला, विश से वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, ठीक है। इसी विषय पर अध्याय 5 में पढ़ेंगे विस्तार से विश और जन के बारे में। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, और विश और जन का नाम ऋग्वेद में मिलता है। इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरत जन या विश, यदुजन। तो पुरुजन, पुरुजन हो गया पुरोहित, विश हो गया वैश्य, समुदाय, समुदाय के लिए जो होता था। विश शब्द का प्रयोग भरत जन, भारत का विश या विश, यदुजन, यदुवंशी, विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं ऋग्वेद में। देखिए पुरुजन, विश, भरत जन या विश, यदुजन या विश, ये सब कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना सा लगता है तो यदुजन मिलता है, विश भी सुना हुआ है, भरत जन जो है पहली बार सुने हैं, अब पुरुजन ये भी पहली बार सुने हैं। पुरुजन थोड़ा बहुत सुना हुआ लग रहा है, पुरुजन हो गया, विश हो गया, यदुजन हो गया, विश हो गया, ये सब सुना है। भरत जन पहली बार सुना हुआ है। आगे देखिए, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। तो जिन लोगों ने प्रार्थनाओं का रचना किया, जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की, ऋग्वेद में प्रार्थना कितना 1000 प्रार्थना है, इनकी रचना जो किया वे खुद को क्या कहते थे, आर्य। जो जिसने प्रार्थनाओं की रचना किया खुद को क्या कहता है, आर्य, ठीक है। आगे यज्ञ नहीं करते थे, आगे क्या है, तथा अपने विरोधियों को दास या दासु, दस्यु, और अपने विरोधियों को जो उसका विरोध करते थे उसे दास के नाम से पुकारता था, दास कह के पुकारते थे या दस्यु कहते थे, ठीक है। जो उनके खिलाफ होते थे उसे दास दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, और दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ में भाग नहीं लेते थे, यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा, और वे सभी जो दस्यु होते थे वे दूसरी भाषाएं भी बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, दास का स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, और स्त्री पुरुष को युद्ध में बंदी बनाकर उसे दास बना लिया जाता था, उसे ही दासी या गुलाम कहा जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, और गुलाम को जायदाद का मालिक जो है, मालिक का जायदाद माना जाता था, गुलाम को धन मान लिया जाता था। मालिक का जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था, और मालिक जो चाहता था हर एक काम गुलाम करता था, दस्यु करता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, यानी मेहरगढ़ हो गया, भारत के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद का रचना हो रहा था, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। जब ऋग्वेद का रचना हो रहा था तो एक अलग तरह का जो है विकास हो रहा था दूसरी जगह पर, उसी समय में। देखो वहाँ क्या हो रहा था, अब देखिए दूसरे जगह में क्या विकास हो रहा था। खामोश प्रहरी, तो यहाँ क्या है, खामोश प्रहरी, ठीक है, प्रहरी कहानी महापाषाणों की। आगे देखिए, कहानी महापाषाण युगों की कह रहे हैं। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो, ठीक है, आगे दिखा देंगे। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। ये शिलाखंड बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, और जो है ये पत्थर जो है दफन करने की जगह, जहाँ मृत्यु होता था उसके दफन करने की जगह पर बड़े करीने से, बड़े कारीगरी से लगाया गया था बड़े बड़े पत्थर। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, ठीक है, दक्कन दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत, तो ये दक्कन के पठार जो है ऐसे यहाँ, यानी कि आधा मध्य, फिर दक्षिण भारत,
फिर उत्तर पूर्व भारत, वो और कश्मीर में प्रचलित थी, और कश्मीर में भी प्रचलित थी। तो बड़े पत्थरों को कब्र में करीने से लगाए जाने का प्रथा उत्तर पूर्व भारत में, दक्षिण भारत में, दक्कन में और कश्मीर में, ये 4 जगह प्रचलित था। ठीक है, आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरापत्थर स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर, और कुछ ऊपर और कुछ जमीन के अंदर भी लगाए गए थे ये बड़े पत्थर। इस चित्र को ध्यान से देखिए कि बड़े पत्थर ये गोलाकार आकार में लगाए गए हैं और ये चतुर्भुज के आकार में लगाए गए हैं और ये अंदर में है। ठीक है, यही इसी में कब्र बनता था। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, और ये जमीन के नीचे कब्र को दर्शाता है। देख रहे हैं, महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। महापाषाण के निर्माण करने कई तरह के लोगों को काम करना पड़ता था। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। खड्डे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। तो ये 4 कार्य हो गए। पहले गड्ढे खोदेंगे, शिलाखंड को ढोकर लाएगा, फिर बड़े पत्थर को तराशेगा, उसको काट छाँट कर थोड़ा ठीक ठाक करेगा, फिर मरे को दफनाएगा। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। ठीक है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उस टाइम में भी इंग्लिश चलता था, ब्लैक एंड रेड वेयर। साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार। तो जिसकी मृत्यु हो जाता था उसके साथ मिट्टी का बर्तन दफनाया जाता था, मिट्टी के बर्तन, रेड वेयर, ठीक है, ब्लैक रेड वेयर। उसके बाद लोहे के औजार हथियार, घोड़ों के कंकाल और घोड़ा भी दफनाया जाता था, और सब सामान दफनाया जाता था। पत्थर और सोने के गहने, पत्थरों के जो बने मनके होते थे, मला पहनाया जाता था, मोती, वो और सोने के गहने भी दफनाया जाता था। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? ये आगे देखिए, इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। समाधान या शिष्ट, ताबूत समाधान या शिष्ट। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख होता था, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था, और पत्थर से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था। ये देखिए होल बना हुआ है, ये होल बना है, यहाँ भी होल बना हुआ है, जो कि कमरे में जाने का रास्ता था। और ये भी आगे इस चित्र को देखिए, ये भी और ये महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के समान, और ये सब जो है लोहे के समान है, कब्र से मिला हुआ है। ये चाकू, ठीक है, लोहे के समान है ये सब। और बाईं ओर, और ये जो है बाईं ओर घोड़े के लिए समान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, और ये कुल्हाड़ियाँ हैं, और नीचे एक कटार, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, एक कटार, बाईं ओर घोड़े के लिए समान, ये घोड़े के लिए समान है, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार। ठीक है, कुल्हाड़ी, ये कटार। आगे देखिए, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है। तो प्राचीन काल में जो है, ऋग्वेद काल में सामाजिक असमानता क्या क्या था? पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, आगे है मानचित्र 2 में पृष्ठ 12 पर ब्रह्मगिरी को खोजो। तो ब्रह्मगिरी को महत्वपूर्ण है, यहाँ ब्रह्मगिरी को खोजना है। आगे ये ध्यान रखना है, यहाँ एक व्यक्ति की कब्रों में 33 सोने के मनके, देखिए 33 सोने के मोती, शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, ये होंगे बहुत ही ज़्यादा, जिसमें 33 सोने के मनके मिले हैं ब्रह्मगिरी में, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है
पावरफुल व्यक्ति होंगे, सोने जायदाद से भरा पूरा होगा और शंख भी पहनते थे। और दूसरे कंकाल में जो है कुछ मिट्टी के बर्तन और इसके पास जो है कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाया गया, यानी कि दफनाने के क्रम में उसके साथ कुछ कुछ ऐसे सामान दफनाया जाता था जो कि उन्हें अर्जित किए थे अपने जीवन में। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी, दूसरे का सरदार था तो कुछ सरदारों का अनुयायी था। आगे देखिए, क्या कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। महापाषाण काल जो था वहाँ एक से अधिक कंकाल मिला है कब्रगाह में। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। एक ही स्थान पर अलग अलग समय में एक ही परिवार के लोग दफनाया जाता था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाना दफनाया जाता था। तो यहाँ क्या कर रहा है कि वो जो पोर्ट होल बनाया था, पोर्ट होल इसके एक कब्र के बाहर में, तो यहाँ बाद में मरने वाले लोगों को इस पोर्ट होल के जरिए ला के फिर इसमें दफनाया जाता था। ठीक है, ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों का चिन्ह का काम करते थे। चट्टान चिन्हों का काम करता था। यह चट्टान चिन्ह जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाने दोबारा आ सकते थे, दोबारा एक ही कब्र में भी दफना सकता था। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। तो इनाम गांव सबसे पहले अध्याय में आपने पढ़ा था। मानचित्र 2 में पृष्ठ 12 पर इनाम गांव को खोजो। तो इनाम गांव आपका कहाँ है? नर्मदा गोदावरी नदी के किनारे है और महाराष्ट्र में है। ठीक है, भीमा की सहायक नदी, या भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इनाम गांव खोजो, या भीमा की सहायक नदी, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोग को प्रायः गड्ढे में घिसा लिटा कर गड्ढे में वयस्क को घिसा लिटा कर दफनाया जाता था। उसका सिर उत्तर की ओर होता था और जिसको दफनाया जाता था उसका सिर उत्तर की ओर रखा जाता था। आगे है, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था और कई बार घर के अंदर ही दफना लिया जाता। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। खाना पानी को दफनाए गए सबके पास रख लिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। और आगे देखिए, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के अंगने में, ठीक है, 5 कमरों वाला मकान का अंगना होता था उसमें, और 4 पैरों वाला एक मिट्टी का संदूक बना हुआ था, उसमें दफनाया गया था एक आदमी को। ठीक है, बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। सबसे बड़ा घर था। उसी घर के अंगने में मिट्टी का संदूक में दफनाया गया था एक आदमी को। ठीक है, इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और देखिए उस घर में एक बड़ा अनाज का गोदाम था। सबके पैर मुड़े हुए थे और सबका जो मृतक का पैर मुड़ा हुआ था संदूक। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? यस, हमको भी यही लग रहा है। अपने जवाब का कारण बताओ। क्योंकि धन दौलत वो लुटा होगा, बड़ा गोदाम था उसका घर में और 5 कमरा बनाया था, तो उसने गुलाम भी रखा, युद्ध में जीता और उससे कमरे बनवाए बड़े बड़े, और उनका परिवार 5 होगा। ठीक है, 5 कमरा बनाया अलग अलग। आगे देखिए, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। और छोटे आकार का कंकाल होगा तो वह बच्चे का, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता था। ये बात भी सही है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो बड़े पुरुष स्त्री का तो पता लगाया जा सकता है गहनों से, उसके सामानों से। ठीक है, कभी कपड़ों से, कभी कपड़े बर्तन, जैसे औजार अगर जिस कंकाल के पास मिलेगा तो वो पुरुष का होगा। जैसे बर्तन खाना बनाने का हो और साड़ी कपड़ा साड़ी ये सब तो नहीं है, मिलेगा, हो सकता है। और बर्तन गहने ये सब पुरुष स्त्री का कंकाल होगा। ठीक है, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समाज के साथ समस्याएं हैं। सही बात है, पुरुष भी गहना पहनते थे
ऐसा नहीं है कि स्त्री ही पहनती थी, पुरुष भी आभूषण पहनते थे। देखिए अक्सर कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच। देखिए हड्डियों की जांच से पता चलता है ये स्त्री का है या पुरुष का। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, सही है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये कुल्हा जो है बड़ा होता है पुरुषों से, कटी प्रदेश। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आगे देखिए, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य होते थे। चरक संहिता लिखा है चरक ने, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं 2000 साल पहले चरक संहिता लिखी गई है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चरक ने चरक संहिता लिखा है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ। चरक क्या कहते हैं अपनी पुस्तक में कि 2000 साल पहले कि मनुष्य के अंदर 360 हड्डियाँ या आधुनिक शारीरिक रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है, और पहले 360 हड्डियाँ हुआ करती थी, और अभी जो है आधुनिक शरीर रचना विज्ञान कहते हैं कि 206 हड्डियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा है। जो कि संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों के जोड़े कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। ठीक है, कार्टिलेज जोड़ों को, दांतों को, ये सब गिन कर, लेकिन फिर भी 360 बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि अभी की तुलना में ज़्यादा है। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? शायद कोई भी बीमार पड़ता होगा तो कुछ भी होता था तो हड्डियों से उसका थोड़ा बहुत मसाज उसाज करने का होता है ना, ऑर्थोपेडिक टाइप के लोग हुआ करते होंगे, तो ठीक कर देते होंगे धीरे धीरे। जब उसी से ठीक होने लगा एक दो, तो उसी के पास ज़्यादा आदमी बढ़ते गया। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते वो एक विशेष के तौर पे जानने लगा, और फिर उनको अनुभव भी बढ़ते गया। इसी कारण शायद धीरे धीरे उन्होंने कुछ रचना करने की सोची होंगी। आगे देखिए, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। तो इनाम गांव में पुरातत्वविद को क्या क्या मिला है? देखिए, गेहूं, जौ, चावल, दाल, गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। तो 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ इनाम गांव से 7 चीज़ों का इनाम मिला है। ठीक है, और ये सब बीज मिला। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, और कई हड्डी पे काटने का निशान मिला है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई गई है। देखिए कितने इनाम गांव से मिले हैं। तो यहाँ देखिए 19 प्रकार के जानवरों का जो है हड्डियां पाई गई हैं इनाम गांव में। 19 प्रकार, गाय, बैल, भैंस, बकरी, पचमा, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा मतलब खरगोश, नेवला, बिज्जी, चिड़िया, घड़ियाल हो गया जो पानी में रहता है, कछुआ, केकड़ा, और मछली का भी हड्डियाँ भी पाई गई है। ये इनाम गांव से। और 7 प्रकार के अनाज, गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल, ये सब मिला है इनाम गांव से। आगे देखिए, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बैर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। तो बैर, आंवला, जामुन, खजूर और 4 प्रकार के फल, बैर, आंवला, जामुन, खजूर। ठीक है, 4 प्रकार के जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ यानी कि फल एकत्र की जाती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा रस हुआ करता था। तो 7 प्रकार का अनाज हो गया, 4 प्रकार का आपका हो गया, 4 प्रकार का आपका फल हो गया, 7 प्रकार का अनाज हो गया, 19 प्रकार का जानवरों की हड्डियाँ। देखिए इसी से संभवतः यह एक कल्पना किया जाता है कि इस प्रमाण के मिलने के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। काम धंधे कैसे हुआ करते थे? तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब का चराना होता था। घोड़ा, गधा, ये सब जो है, सांभर, हिरन, ये सब का शिकार क्या करता होगा। फिर सुअर, कछुआ, ये सब मांस खाया करता होगा। बस घड़ियाल,
मछली, खरगोश, नेवला, ये सब का जो मिला, तो ये सब का जो है शिकार करके खा लिया जाता होगा। आगे देखिए, तुम 3000 साल पहले के इनाम गांव में रहते हो। कल्पना करने वाले हैं, पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई और जहाँ रहते हैं उसके एक रात पहले जो है मृत्यु हो गया। तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कारों के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? खाने में दिया जाता होगा एक बड़ा सा पत्ता। अंतिम संस्कार के दिन में एक बड़ा सा पत्ता पहले आता होगा, उसके बाद पत्ता पे आता होगा अभी के ज़माने के जैसा पूरी सब्जी और ये छोले भटूरे थोड़ी ना, पनीर उनीर कुछ नहीं। पहले फल, कोई भी रस भरी फल हो गया, मांस हो गया, किसी जानवर का मांस, थोड़ा बहुत फल लास्ट में देता होगा। वही सब पहले के ज़माने में बेर हो गया, खजूर हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, यही सब भोज में खिलाता होगा। बस यही भाग्य है कि उस ज़माने में मिल जाता था भोजन, भोज में लाया हुआ। और भोज इसलिए मतलब कि उस सबको मेहनत नहीं करना होता था, ला के जुटा के और सब मिल के जुटाता होगा, अकेले नहीं। आगे देखिए, उपयोगी शब्द, वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा। निम्नलिखित को सुमेल करो। सूक्त, सूक्त क्या होता था? अच्छी तरह से बोला गया सूक्त। रथ, रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान होता था। दास गुलाम होता था। महापाषाण सजाए गए पत्थर, बड़े पत्थर को सजाया जाता था। वाक्य को पूरा कीजिए। दैस के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। दैस के लिए अपने इच्छा अनुसार कामों के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। काम करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। पाषाण, महापाषाण डैश में महापाषाण पाए जाते थे। कब्र को दफनाने में महापाषाण पाए जाते थे। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान, तो जमीन में गोले लगाए गए पत्थर या चट्टान जो है सुराख का चिन्ह का काम करते थे। सुराख बनाने में चिन्ह का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल दूसरे शव को दफनाने के लिए होता था। बाद में मरे हुए शवों को दफनाने के लिए होता था। इनाम गांव के लोग गेहूं, जौ, दाल, चावल ये सब खाते थे। 7 प्रकार का अनाज था जो मटर, तिल ये सब खाते थे। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। वेदों की रचना 3500 साल पहले हुआ है। 3500 साल पहले वेदों की रचना, जो कि सबसे पहले ऋग्वेद का रचना हुआ। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले हुआ। महापाषाण का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों का, ठीक है, उसका उपयोग करने। इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ है। कृषकों का निवास जो है 3600 से लेकर 2700 साल पहले हुआ है। और चरक ने चरक संहिता लिखा है 2000 साल पहले, ठीक है। ये हो गया। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है, इसका उत्तर देना है सोच समझ के। आगे देखिए, पुरातत्वविदों ने जो है कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं, ये भी आपने जाना। एक राजा का जीवन दास दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था, ये भी आपने जाना, ठीक है। ये सब हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया। अब सूची समाप्त। नाम अपना लिखना है, का क्या कार्य, भाषा, अन्य सब चीज़ लिखना है, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।